इंसान की जान ले लेना, उसे जान से मार देना, उसकी हत्या कर देना, जैसे आज के समय में एक आम बात हो चुकी है। दोस्तों, कोई कैसे अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी की हत्या कर सकता है? ऐसी ही एक घटना फिर से हमारे सामने आई है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं यतिन राय कक्कड़ आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक शिक्षिका की जिसका नाम है दीपिका शर्मा। घटना है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले गाज़ियाबाद की, जहाँ पे एक इलाका है राजनगर एक्सटेंशन, और राजनगर एक्सटेंशन में ही एक सोसाइटी है ओराशी मेरा। उसी सोसाइटी में दीपिका शर्मा अपने परिवार के साथ रहती है। दीपिका शर्मा जो अपने परिवार के साथ उस सोसाइटी में रहती है, उसके पति जॉब करते हैं, वो भी जॉब करती है, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में एक मेड भी है, एक कुत्ता भी पाला है, अपना मकान उस सोसाइटी में है, और एक और फ्लैट उन्होंने उस सोसाइटी में लिया हुआ है। उस फ्लैट को उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, जहाँ पर किराएदार रहते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना जिसको मैं कहानी के रूप में आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक कहानी दीपिका शर्मा की है जिसकी कुछ समय पहले ही चंद रुपयों के लिए हत्या कर दी गई। पहले उसके सर में कुकर मारा, जब वो बेहोश होकर गिर गई तो उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना है 17 दिसंबर 2025 को घटी गाज़ियाबाद की एक सोसाइटी में। इस घटना ने आसपास के इलाके में, उस सोसाइटी में भय का माहौल बना दिया है। लोग काफ़ी डरे हुए हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी ही ऐसी है। इतनी निर्मम हत्या एक शिक्षिका की कर दी गई जिसका कोई कसूर नहीं था। वह शिक्षिका जो बच्चों को पढ़ाती है, बच्चों का भविष्य बनाती है, इस देश का भविष्य बनाती है, बिना किसी गलती के उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये घटना जब घटी तो लगभग शाम का 4 बज रहे थे। शाम के 4 बजे दीपिका शर्मा घर से निकलती है और अपने किराएदार के यहाँ किराया लेने पहुँचती है। जब वह किराएदार के यहाँ जाती है तो वहाँ से वापस नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि दीपिका शर्मा जिस सोसाइटी में रहती है, उस सोसाइटी में उनके 2 मकान हैं। एक मकान का नंबर है M105 जिसमें वो खुद रहती हैं। दूसरा जो उनका फ्लैट है वो F ब्लॉक में है, और F ब्लॉक में 506 नंबर जिसमें किराएदार रहता है। तो वो M ब्लॉक से F ब्लॉक किराएदार से किराया लेने तो गई, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आई, और लगभग शाम के 4 बजे के आसपास हो गई होंगी। घर पे घर वालों ने इंतज़ार करा, लगभग जो 2 घंटे बीत गए, 6 साढ़े 6 बज गए, तो घर वालों को थोड़ी चिंता हुई कि आखिर कहाँ चलेगी। घर वालों ने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब फ़ोन स्विच ऑफ आया तो उनकी परेशानी और बढ़ गई। घर वाले थोड़ा और परेशान हो गए कि पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने सोचा शायद मार्केट चली गई हूँ, तो मार्केट जाके देखाएँ। किसी ने जाके मार्केट में देखा, मार्केट में नहीं मिली। फिर सोचा किसी पड़ोस में किसी जानने वाले के यहाँ चली गई हूँ, वहाँ देख लें। तो इसी तरह करके उनकी सब जगह ढूंढ मचने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। इसी दौरान तनाव बढ़ता गया, परिवार के लोग परेशान होने लगे। सबको लगा पता नहीं क्या बात हो गई, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। वो समय पे जाती हैं, समय पे आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी, लोग ढूंढ रहे थे, पड़ोसी भी परेशान थे, पड़ोसी भी ढूंढ रहे थे। तो उनके घर में एक लड़की है जिसका नाम मिनी है। मिनी उनके घर में मेड है, लेकिन वह परिवार के सदस्य की तरह ही उनके यहाँ रहती थी। अच्छा, मिनी की और दीपिका शर्मा जो अध्यापिका थी, उन दोनों की आपस में बनती बहुत थी, क्योंकि मिनी काफ़ी समय से उनके घर में काम कर रही थी, और वो दीपिका को दीदी कहकर भी बोलती थी। मतलब काफ़ी अच्छा उनका रिश्ता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि दीपिका कई सारी बातें, जो बाहर की बातें होती थी, और दिन भर की जो दिनचर्या होती थी, चाय पीते हुए या आराम करते हुए मिनी को बता देती थी कि आज ऐसा हुआ, आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज रास्ते में ऐसा हुआ, या फला पड़ोसी के यहाँ ऐसा हुआ। इस तरीके की बातें वो कर लेती थी। तो मिनी को याद आता है कि कुछ दिन पहले दीदी ने ये बताया था कि जो किराएदार है इस बार बहुत अजीब आ गया है। पता नहीं कैसे लोगों को हमने मकान दे दिया, ना तो किराया देते हैं, 6 महीने हो गए किराया नहीं दिया, और 3-4 बार जाने के बाद भी हर बार बहाने बना देते हैं। कभी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी की अभी जॉब छूट गई है, इस तरीके के बहाने बना देते हैं, किराया देते नहीं हैं। तो इस तरीके की बातें उन दोनों के बीच चल रही थी। तो दीपिका ने मिनी को यह भी बताया था कि इस बार तो मैं उनको
जो है अल्टीमेटम मैंने दे दिया कि या तो भाई मेरा तुम किराया दे दो या मकान खाली कर दो। और ये भी बताया कि जिसको मकान दिया है अजय गुप्ता, वो बहुत बदतमीज आदमी है। जैसे मैंने उसको कहा कि भाई मेरा किराया दे दो या मकान खाली करो, तो उसने मुझे धमकी दी और अजीब तरीके से बात करी कि बहुत बदतमीज लोग हैं, इनको तो मैं बस यहाँ से मकान खाली करवाऊँगी। तो ये बातें मिनी के दिमाग में चल रही थी। मिनी तुरंत जो है उसके दिमाग में आता है कि सब जगह मैंने देख लिया, एक बार किराएदार के यहाँ जाके और देखती हूँ, हो सकता है कि दीदी वहाँ किराया लेने चली गई हूँ। तो वह वहाँ जाती है एफ ब्लॉक में, वहाँ पर जाकर वो दरवाज़ा खटखटाती है किराएदार का। किराएदार बाहर निकलता है, वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे कि मैडम आई थी क्या, तो वो मना कर देता है कि नहीं आई। तो वो 2-3 बातें और पूछते हैं कि पता नहीं कहाँ चली गई मैडम, मैंने सोचा आप क्या होंगी, तो वो खैर मना कर देता है, वो दरवाज़ा बंद कर लेता है, वो वापसी आ जाती है। लेकिन वापसी आते आते जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तो उसके दिमाग में कुछ बातें आती हैं, जैसे कि किराएदार का जो फेस वो था बड़ा अजीब सा हो रखा था, जैसे परेशान हो, और उसने से अंदर देखा था, अंदर से उसने घर में नज़र मारी थी मिनी ने, तो उसको घर में 2 बड़े बड़े सूटकेस नज़र आए थे। तो उसके दिमाग में कुछ जो है थोड़ा शक पैदा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं, बिना किराया दिए कैसे भाग जाएंगे। तो उसके वो नीचे जाती है, नीचे जाके फिर खैर गार्ड से पूछती है कि ऐसी नॉर्मली कि भैया तो मैडम आई थी क्या यहाँ पे। तो उसने कहा कि मैडम आई तो थी, लेकिन कि वापस किस समय गई, कि वापस तो लेकिन जाते हुए हमने देखा नहीं। उसका शक और गहरा हो जाता है मिन्नी का कि आई हैं और वापस नहीं गई हैं, कि कहीं इन्होंने तो कुछ तो नहीं कह दिया, कुछ कोई बात तो नहीं होगी। तो वो कहती है कि गार्ड भैया मेरे साथ चलो कंट्रोल रूम में और सीसीटीवी की हम फुटेज देखते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो गार्ड के साथ मिन्नी जो है कंट्रोल रूम में जाती है और वहाँ से वो बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज देखनी शुरू कर देती हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में पता चलता है कि 4-4:15 बजे के आसपास जो दीपशिखा है वो किराएदार के यहाँ गई थी, मतलब उस बिल्डिंग में एंट्री की थी, लेकिन वो और आगे की देखते हैं, वो वापसी की उसको फुटेज नहीं मिलती। तो ये बात देखकर और सुनकर उसको मतलब समझ में आ जाता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। मैडम इस बिल्डिंग में आई है लेकिन इस बिल्डिंग से वापसी नहीं निकली है, यानी दाल में कुछ काला है, और इन लोगों ने मेरी मैडम को ज़रूर कुछ बांध दिया है या बंदी बना लिया है या कुछ ना कुछ कहा और ये भागने की तैयारी में। तो यही सब दिमाग चलाते हुए वो वापसी आती है और समझदारी का परिचय देती है, दोबारा खटखटाती है गेट। अजय फिर निकल के आता है, अजय गुप्ता जो किराएदार है वो दरवाज़ा खोलता है। मिन्नी बोलती है कि भैया कि मैडम तो नहीं आई, अभी तो बताया था कि मैडम नहीं आई है, कि आप कहाँ जा रहे हो सूटकेस लेके, ऐसे ऐसे बोलती है कि नहीं हम जरा जा रहे हैं रिश्तेदारी में और 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो मिन्नी कहती है कि नहीं, जब तक मैडम ना आ जाए तब तक मैं नहीं जाने दूंगी आपको, आप नहीं जा सकते, आपने किराया भी नहीं दिया और यहाँ तो मैडम की ढूंढ मच रही है, 4 बजे से गायब है, 9 बज गए, 10 बजने वाले हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हो कि जब तक वो नहीं आएंगे आप नहीं जाओगे। खैर उनके बीच में और बातचीत होती है और मिन्नी उस समय जो है अपने आप पे कंट्रोल रखती है और किसी तरीके से उनको बात करते करते घर के अंदर ले जाती है और फिर अपने आप बाहर निकल कर कुंडी लगा देती है बाहर की फ्लैट की। कुंडी लगाने के बाद क्योंकि वो समझ चुकी थी गड़बड़ तो कुछ ना कुछ जरूरी है, भागने की तैयारी में, फिर वो शोर मचाती है, आसपास के पड़ोसियों को बुलाती है, जो आसपास के फ्लैट थे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर गार्ड को बुलाते हैं और गार्ड से पुलिस थाने में फ़ोन करवाते हैं। नंदग्राम पुलिस थाना पड़ता है वहाँ नज़दीकी, वहाँ फ़ोन करते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस आके दरवाज़ा खोलती है फ्लैट का और अंदर जो किराएदार थे अजय और उसकी वाइफ आकृति, उनसे पूछताछ करते हैं। उनसे पूछताछ करते हैं तो वो इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस एक्सपर्ट होती है, ऐसे पता नहीं कितने मामले, न जाने कई मामले उन्होंने सुलझाए होते हैं, तो वो उनके जो फेस रीडिंग होती है या उनके हाव भाव से पहचान लेते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वो जांच और गहरी कर देते हैं, एक एक घर का कोना देखते हैं। लास्ट में जब वो देखते हैं ये 2 बड़े बड़े सूट केस रखे हैं तो और दोनों नए हैं, टैग लगा है, तो पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस कहती है सूटकेस खोलो, वो लॉक थे उन्हें खुलवाती है, वो सूटकेस बड़े जो ट्रॉली वाले होते हैं वो खुलवाती है और जब उनको खुलवाती है तो पुलिस देखकर हैरान हो जाती है, आसपास के जितने भी लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं और मिन्नी तो चक्कर खा के गिर पड़ती है, क्योंकि उन सूटकेस के अंदर दीपशिखा शर्मा के कई टुकड़े शरीर के करके पैक करके उस सूटकेस के अंदर रखे गए थे और उन दोनों मियाँ बीवी का ये प्लान था कि किसी तरीके से हम इसको यहाँ से ले जाएंगे और इनको कहीं ना कहीं डंप कर देंगे जिससे कि इसकी लाश का पता भी नहीं चलेगा और फिर वो वहाँ से फरार हो जाते। दोस्तों ऐसी मानसिकता, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद, इतनी प्लानिंग करने के बाद वो वहाँ से भाग रहे थे और उनको जरा भी ये एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। दोस्तों ऐसी घटनाएं तो समाज में घटती हैं, लेकिन उन घटनाओं का क्या असर रह जाता है।
मैं आपको ये कहानी दोस्तों इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ऐसी घटनाएं खबर बनकर अखबार में छप जाती हैं, सोशल मीडिया पे आ जाती हैं, मीडिया पे आ जाती हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें सोसाइटी में ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। और इस तरीके की घटनाएं यदि आपके आसपास कहीं होती हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसी मानसिक विकृति वाले लोग कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना तो हो गई, कुछ दिन बाद इसका असर भी कम हो जाएगा, लेकिन जिस परिवार में ये घटना घटी, क्या वो परिवार इस सदमे से कभी उभर पाएगा? उसके परिवार का एक सदस्य चला गया, एक कमाने वाला चला गया। क्या जो मकान है, जिस मकान में उसकी हत्या हुई, उस मकान में कोई रह पाएगा? आस पड़ोसी वहाँ उनको नींद आ पाएगी? जिन्होंने शरीर के टुकड़े कटे हुए देखे, वो चैन से सो पाएंगे? शायद वो उस मकान में कोई रहे भी ना, वो मकान खंडर हो जाए पड़ा पड़ा। और उस सोसाइटी में लोग कैसे अपने बच्चों को खेलने भेजेंगे? डर का माहौल बना हुआ है। जब पुलिस ने तफ्तीश की, काफ़ी लोगों से बात हुई, पड़ोसियों से बात हुई, तो पड़ोसियों ने बताया कि लोग बहुत डरे हुए हैं। और पुलिस के सामने कई सारी बातें आई। जैसे एक बात ये सामने आई कि जो किराएदार था अजय, उसने खुद फ़ोन करके दीपशिखा को अपने घर बुलाया था कि मैडम लोग 6 महीने का किराया आप ले जाओ। वो खुद नहीं गई थी। एक सवाल ये उठता है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि 6 महीने तक उसने किराया नहीं दिया तो उसे क्यों रहने दिया जा रहा था? तो पुलिस इस मामले पर भी इन एंगल पे भी जो है जांच कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है। हालांकि पूछताछ में यही सामने आया है कि दीपशिखा बहुत सज्जन थी, सबका सहयोग करती थी, बहुत सुलझी हुई लेडी थी। और उसके जो किराएदार थे वो कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधि में संलिप्त लगते थे। उनके जो हाव भाव थे और उनका जो गतिविधियां थी वो कहीं ना कहीं उनको शक के घेरे में पहले से ही डालती थी। और यही बात अब ऑब्ज़र्व करके उनके पड़ोसियों ने कहा भी था दीपशिखा मैडम से कि मैडम आप इनसे मकान अपना खाली करवा लो। लेकिन जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वो बताते हैं कि पहले उन्होंने लगभग 3 बजे के आसपास दीपशिखा को फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि मैडम आप अपना जो किराया बाकी बचा है वो ले जाइए, लगभग 6 महीने का किराया। 4 बजे के आसपास दीपशिखा फ्लैट में जाती है। वो ये सोचकर कि चलो फ्लैट देख भी लेंगे कैसा हो रखा है कैसा नहीं है। जाती है वहाँ और जैसे ही वो किराया लेने के लिए दीपशिखा जैसे ही फ्लैट में पहुँचती है, फ्लैट का दरवाज़ा खुलता है, अजय उन्हें अंदर आने को कहता है। दीपशिखा अंदर जाती है। अंदर जाकर दीपशिखा कहती है कि हाँ लाओ भैया जितना कि इतना अमाउंट आपका बनता है और पैसे दे दीजिए, फिर मैं चलती हूँ। और जो है आप 1 महीने में अपना देख लीजिए, मेरे कोई रिलेटिव हैं वो आकर इसमें रहेंगे, आप दूसरा मकान देख लीजिए। खैर ये तो उसने ऐसे ही कहा था, लेकिन अजय और आकृति कुछ और ही प्लान बनाकर बैठे थे। वो इसी बात का इशू बनाकर दीपशिखा को बोलते हैं कि नहीं हम आपको किराया दे तो रहे हैं और हम तो मकान अभी खाली नहीं करेंगे। इस बात का जानबूझकर इशू बनाते हैं और उसके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। बदतमीज़ी जब बढ़ जाती है तो अजय की जो वाइफ होती है आकृति, वो रसोई से कुकर निकाल के लाती है और ज़ोर से कुकर दीपशिखा के सिर में मार देती है, जिससे कि वो लगते ही बेहोश हो जाती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। जब ज़मीन पर वो गिर जाती है तो फिर वो उसका गला दबाते हैं और गला तब तक दबाते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। इस कदर उनके सर पर जुनून सवार था या इतनी नफ़रत उसके खिलाफ उनके अंदर भरी हुई थी। जब वो मर जाती है तो उनको लगता है कि यार ये तो मर गई, अब कैसे करें, अब इसको यहाँ से इसकी लाश को कहीं ना कहीं हमें संगवाना भी पड़ेगा वरना तो हम पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के डर से वो पूरा प्लान बनाते हैं। 2 सूटकेस नए खरीद के लाते हैं, बड़ी ट्रॉली वाले जो होते हैं, और एक जो है चॉपर लाते हैं और चॉपर से उसके शरीर के कई टुकड़े करते हैं। बड़ी बड़ी पॉलीथीन लाते हैं, उस पॉलीथीन के अंदर पैक करते हैं, फिर पॉलीथीन को सूटकेस में पैक करते हैं और सूटकेस में पैक करके उनकी पूरी प्लानिंग थी कि बहाना करके कि हम कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, रात को हम निकल जाएंगे और इस सूटकेस को कहीं डंप कर देंगे जिससे कि इसकी लाश का पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके की प्लानिंग इन दोनों ने मिलकर की थी, लेकिन जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। आखिरकार दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है कि कहीं इस तरीके की मानसिकता वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। क्या ये दिमागी रूप से बीमार हैं या फिर किसी गिरोह से
इनका कोई संबंध है या फिर जो है कोई पुरानी रंजिश थी, इन सब बातों का पता लगाने के लिए पुलिस अभी जांच कर रही है और उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रह सकें, आप जानकार बने और आपको इस तरीके की घटनाओं की जानकारी मिलती रहे, जिससे कि आप अपना और अपने आस पड़ोस का माहौल अच्छा रख पाएँ। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।